हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारे एनवायरमेंटल समिट हुए थे उनके बारे में। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमारे नेचर को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। यानी कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ जो प्रयास किए गए हैं उसके लिए बहुत सारी बैठकें, सम्मेलन हुए हैं। तो उनके बारे में ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक ना आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि अब से आपके सिलेबस में ना ये टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। तो ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं और ये आपने अपने एग्जाम्स में देखा भी होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और अपने और अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ इससे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी के दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, दोनों पार्ट, और उसके बाद में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये हमें कैसे पता चलता है? गर्मियाँ बहुत जल्दी आ रही हैं और जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बिना मौसम के बारिश होना। तो ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से है, जलवायु परिवर्तन की वजह से है। और ये जलवायु परिवर्तन कैसे होता है? जब हम नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा मतलब एक लालची होके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपभोग करना, आवश्यकता से भी ज़्यादा उपभोग करना, और उसी के ही दुष्परिणाम हमें ये सब देखने को मिलते हैं। हम जैसा नेचर के साथ करेंगे वैसा ही हमें वो लौटाएगी। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ना काफ़ी समय पहले ही देख लिया गया था कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारे देश मिलकर एक बैठकें वगैरह हुई और उसके अंदर कुछ डिसाइड किया गया, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए कि हमें कुछ इस प्रकार से काम करने हैं ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें, ताकि क्लाइमेट चेंज नहीं हो। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर। जो सबसे पहला सम्मेलन है इसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। कहाँ पर हुआ था? ये स्वीडन में हुआ था। ठीक है, और स्वीडन में कहाँ पे ये हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1972 में हुआ था। बहुत बार कल हमने जब क्वेश्चन किया था तो मैंने ये आपको पूछा भी था कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और ये पर्टिकुलर सम्मेलन जो था इसके ऊपर एक बड़ा मुद्दा था, वो था सतत विकास। सतत विकास पर जो पहला वैश्विक जो सम्मेलन था वो स्टॉकहोम सम्मेलन ही था। इसी सम्मेलन के अंतर्गत ही 5 जून को डिसाइड किया गया कि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसी सम्मेलन से बाहर निकलकर आया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कब मनाया गया था? सबसे पहले ये मनाया गया था 1974 में। इसकी मेज़बानी किसने करी थी? इसकी मेज़बानी करने वाले थे अमेरिका। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। और इसी के अंतर्गत, इसी सम्मेलन के अंतर्गत एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम है UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसी के तहत ना बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए आगे आने वाले समय में, ताकि हम पर्यावरण को बचा सके, उसको संरक्षण प्रदान कर सकें। यहाँ पे कुछ जान लेते हैं UNEP के बारे में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसकी स्थापना हुई थी 1972, क्योंकि हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और उसी सम्मेलन में सबने मिलकर इस संस्था को बनाने की बात की थी। क्लियर? इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी, केन्या में है। ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि एनवायरनमेंट से संबंधित है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल। ठीक है, चलिए सॉरी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे हुआ था सम्मेलन, उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हुआ था 16 सितंबर 1987 में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है। तो इसी वजह से हमने इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से हम इसको जानते हैं। क्या यहाँ पर मुद्दा था? तो यहाँ पर मुद्दा था ओजोन परत संरक्षण से संबंधित। हम जानते हैं कि यूवी जो एनवायरनमेंट से आपका जो सूर्य के प्रकाश से सीधा अल्ट्रा वायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें जो हैं, अगर वो धरती पर सीधी आए
जाएं तो हमारी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इवन स्किन कैंसर भी हो सकता है। परंतु हमारी धरती के ऊपर एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन परत। ओजोन परत का यही काम होता है कि जो भी सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, यानी कि जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन परत, और जिसकी वजह से हम सेफ रहते हैं। बट पॉल्यूशन की वजह से और CFC का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ओजोन परत में छेद हो रहा है, और जिसकी वजह से अब डायरेक्ट जो सनलाइट से UV आ रही थी, हार्मफुल UV, वो सीधा कहाँ पे आती है, धरती पर आती है, और अगर हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे CFC पे क्यों प्रतिबंध लगाया गया था इस सम्मेलन के अंदर? इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना एज ए कूलेंट के रूप में होता है, शीतलक के रूप में होता है, रेफ्रिजरेटर जैसे कि AC वगैरह है, इन सब में होता है। और इसी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि आजकल हर घर में AC है, हर घर में फ्रिज है, तो इसी वजह से ये डिसाइड किया गया कि अब से CFC का यूज़ नहीं किया जाएगा। आप कुछ और अल्टरनेटिव देखिए कि AC और फ्रिज में इनका इस्तेमाल किया जाए। तो आजकल ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल किया जाता है इनके अंदर। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से ये जो प्रोटोकॉल है वो 16 सितंबर को था, इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ये मैंने आपको कल की डेट में बताया था, 1992 में हुआ था। स्थान रियो डी जेनेरियो, कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। और ध्यान रखिएगा पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस सम्मेलन के अंतर्गत UNFCCC, अब देखिएगा कि हमने जब ये पृथ्वी सम्मेलन किया 1992 में, तो देखा गया कि अभी भी बहुत गंभीर मुद्दे हैं, कोई ढंग से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और सही से जैसे कि अप्लाई होना चाहिए चीज़ों को लेकर, यानी कि जैसे कि प्रतिबंध लगाया गया CFC पे, और उसके अलावा जो पहला हमारा सम्मेलन था उसमें ये बात की गई कि सतत विकास किस प्रकार से ज़रूरी है। तो ये सब मुद्दे अभी तक इतना सही से किसी भी देश ने सही से अप्लाई नहीं किया था, तो एक और संस्था का गठन किया गया। उस संस्था का नाम था UNFCCC। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कि हमारे यहाँ पर जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है ना, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क, मतलब कि उसके ऊपर एक संस्था, संयुक्त राष्ट्र संस्था बनाई गई है जो पर्टिकुलर उसको पूरा देखेगी और सम्मेलन करेगी। क्लियर? अब यहाँ पे ना इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि UNFCCC इसका फुल फॉर्म क्या है। स्थापना की गई थी 1994 में। देश कितने शामिल हैं? 197। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बोन, और ये कहाँ है? जर्मनी में है। उद्देश्य क्या है इसका? मेन उद्देश्य यही है, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसका ये उद्देश्य है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। यानी कि जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको कम करना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करना है। अब आप बोलोगे कि मैम 2 डिग्री ही तो है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? 1 डिग्री ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे बहुत फ़र्क पड़ता है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसके अलावा अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पीने का सोर्स है ना वो ग्लेशियर ही तो है, जहाँ से वो पिघल कर क्या आते हैं? नदियों में आते हैं, उसी से तो नदियों का निर्माण होता है। और वही नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, और समुद्र में जो पानी चला गया वो हमारे काम का नहीं है, वो पीने लायक नहीं है। तो क्या होता है, जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर बहुत तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। अब तेज़ी के साथ पिघलेंगे तो नदियों में ओवरफ्लो भी होगा, और वो पानी फिर कहाँ चला जाएगा? समुद्र में। तो वो हमारे काम तो नहीं आया ना। इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा ये डेंजर कंडीशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन है कि अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। अब आप देख रहे थे इस टाइम पे बिन मौसम बारिश हो रही है, राजस्थान में बाढ़ की जैसी संभावनाएं हो रही हैं कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, जबकि ऐसा यहाँ पे कभी नहीं हुआ। तो ये किस वजह से हो रहा है? जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ही ये सारे मसले हैं। ओके, चलिए
अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी जो वार्षिक बैठक है उसको कहा जाता है कोप। अब आपने सुना होगा ना, कोप अभी 26 हुआ था, कोप 27 का होने वाला है, कोप फर्स्ट, कोप 2। तो ये सब क्या है? तो UNFCCC इसकी जो वार्षिक बैठक होती है ना, जो एनुअल यहाँ पे जो सबमिट होता है, बैठक होती है, उसका नाम है COP कोप, यानी कि इसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि कोप किसे कहा जाता है, तो UNFCCC की जो वार्षिक बैठक है उसे ही कोप कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब हम कुछ छोटे छोटे से फैक्चुअल बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कोप 1 जो है वो 1995 में हुआ था, बर्लिन जर्मनी, क्योंकि पहला और एंड ही हम याद करते हैं, और करंट वाला। कोप 21 जो है ना, ये हुआ था 2015 में, पेरिस में हुआ था, क्योंकि इसका ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोप 26 2021 में हुआ था, कहाँ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, और इसका उद्देश्य था नेट ज़ीरो 2050। अब यहाँ पर नेट ज़ीरो क्या है? यहाँ पे ये कहा गया था कि कार्बन का जो इमिशन है ना, कार्बन का जो उत्सर्जन है वो ज़ीरो कर दिया जाए, कार्बन उत्सर्जन ज़ीरो कर दिया जाए। बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री चलती हैं, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं जिनसे CO2 प्रोड्यूस होती है, और ये जो CO2 है ना, ये बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती हैं, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि जो आपका ग्लोब है, यानी कि जो आपकी पृथ्वी है वो गर्म हो रही है, वार्म हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे कोप 26 में जितने भी देश हैं, इन्होंने यहाँ पे इसका ये उद्देश्य था कि नेट ज़ीरो, मतलब कि कार्बन का जो इमिशन है ना, जो आप ये इतने काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, ये सब जो हो रहा है ना, जिससे कार्बन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो आप इसको ज़ीरो कर दीजिए 2050 तक। ठीक है, अब इसके अंदर जो चाइना है, रूस है, ये तो आए ही नहीं, इन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और भारत जो है, भारत ने कहा कि भाई हम तो 2050 तक ये जो कार्बन आप इमिशन ज़ीरो की बात कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर सकते हैं। तो हम कब तक कर सकते हैं? हम कोशिश करेंगे 2070 जो है 2017 तब तक हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने सीधा इंडस्ट्रीज बंद कर दी तो हमारे तो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो चलेंगी ना, फैक्ट्रीज, कंपनियां, ये तो सब चलेंगी, क्योंकि इसी से तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, और जनता रहेगी, उनको सब कुछ मिलेंगी चीज़ें, तो ये तो हम बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या उसने बोला कि आप हमें NSG का मेंबर बना दीजिए ताकि हमें यूरेनियम बहुत सस्ता मिल जाए, तो हम कार्बन का प्रोडक्शन बंद कर देंगे, मतलब कोयले का प्रोडक्शन बंद कर देंगे, और हम फिर यूरेनियम जो आपका एटॉमिक पावर प्लांट है, हम उससे बिजली जनरेट करेंगे ताकि कार्बन का इमिशन बहुत ही कम हो जाए। बट उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, वो हम कभी और चर्चा करेंगे। तो बस अब यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कोप 26 है ना, इसमें बात की गई थी कि कार्बन का जो इमिशन है वो क्या कर दिया जाए? ज़ीरो कर दिया जाए। कब तक? 2050 तक। तो अगर पूछा जाए कोप 26 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है नेट ज़ीरो 2050। ये कब हुआ था? 2021 में, नवंबर में हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। तो बात आती है कोप 27, वो कहाँ पे होगा? कोप 27 जो है 7 से 18 नवंबर के बीच में होगा, 2022 में होगा, और कहाँ पर? इजिप्ट में होगा। कहाँ पर होगा? इजिप्ट में होगा। जब भी ये बैठकें की जाती हैं, जब भी ये वार्षिक सम्मेलन होते हैं, इसमें यही चीज़ें देखी जाती हैं कि जो हमने टारगेट डिसाइड किए हैं, जो हमने गोल डिसाइड किए हैं, वो कहाँ तक अचीव हुए। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी कि उन्होंने बोला कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्हीं से ही सबसे ज़्यादा कार्बन का इमिशन होता है। सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका, उसके बाद में चाइना आता है, और फिर आता है भारत। ठीक है, कार्बन इमिशन के मामले में, यानी कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में छोटी कंट्रीज जो है वो कहती हैं कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम कार्बन इमिशन बंद कर दें। अगर हम कार्बन उत्सर्जन बंद कर दें, अगर हम फैक्ट्रीज बंद कर दें, तो हम चलाएंगे क्या, खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? तो अब ये जो आपकी बैठक हुई थी, इसमें ये भी कहा गया था कि जो छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको सहायता भी प्रदान की जाएगी, उनको कुछ फंड दिया जाएगा ताकि वो थोड़ा अपने आप को ग्रो करें। जो आपकी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे कि सोलर पावर प्लांट है, आपके पवन वाले जो पवन ऊर्जा के प्लांट हैं, उन पे ज़्यादा जोर दिया जाए और उनसे बिजली का उत्पादन किया जाए ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाए। अब इन सबको
लगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये टेक्नोलॉजी देते नहीं हैं, वो कहते हैं कि आप पैसे से लो। तो ये सारे मामला है, बट इसमें इन्होंने बोला है कि हम छोटे देशों की सहायता करेंगे उनको फंड प्रोवाइड करके। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारत जो है, भारत 2070 तक उसने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि कार्बन का इमिशन ज़ीरो कर दें, बट कब तक करेंगे? 2070 तक हम करेंगे। नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। कब इसकी स्थापना हुई थी, मतलब कब से ये चालू हुआ है? 1997। और देखो यूएनएफसीसी की जो स्थापना है वो ये ना आपके 1994 में, ठीक है। स्थान है जापान। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन सी गैसेस हैं जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ आप लोग सभी बताया करें ताकि मुझे पता चले कि किस किस को पता है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मैंने बहुत बार आपको क्लासेस में बताया है, सारी बतानी है। जो मैंने बताया है सबसे ज़्यादा डेंजर है ना वो भी बतानी है। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसी गैसेस जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में सक्षम है उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। रियो+20 यानी कि जो आपका रियो डी जेनेरियो में जो 1992 में सम्मेलन हुआ था उसके 20 साल के बाद 2012 में रियो+20 सम्मेलन हुआ था। वही ये सारे सम्मेलन जो है ये एनवायरनमेंट से ही संबंधित है। एनवायरनमेंट को हम कैसे बचाएं, कैसे हम संसाधनों का सस्टेनेबल यूज़ करें ताकि हम ज़्यादा समय तक एक टिकाऊ और सतत विकास को अपना सकें। क्लियर? अब ये क्या है? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2016 से 2030 तक ये इनको अचीव करने का टारगेट रखा गया है। 17 गोल्स हैं और इसके अंदर जो काम किए जाने हैं वो है 169। ठीक है, तो ये जो 17 गोल्स हैं ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि 17 गोल्स कौन कौन से हैं। कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो हमने कल डिस्कस किया था कि वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और वो लक्ष्य कितने हैं? 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, तो ये आपके सम्मेलन हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ तक देख रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके आंसर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।